हमारी इमेजिनेशन। कितने लोगों के पास ये बात का जवाब नहीं होता कि वो जो सोचते हैं वो आखिरकार आता कहां से है। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो असल में एक भ्रम है या किसी और दुनिया में एक सच्चाई है। इस तरह के हजारों सवाल होते हैं। पर क्या होगा अगर किसी इंसान की इमेजिनेशन बिल्कुल सच्चाई में बदल जाए तो? ये घटना हुई थी आज से करीब 5 साल पहले। मैं आई गेस उस वक्त मुंबई में था। मुझे मेरे साथ ही काम करने वाले एक दोस्त ने बताया कि उसे एक मूर्ति चाहिए जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो दिखने में और जो मंदिर में रखी जा सके। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन मिलाया और उसको बोला कि भाई अगर आपके पास कोई मूर्ति हो जो बहुत सुंदर हो तो आप वो मुझे दे दें। दरअसल मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा मूर्तिकार है। तो मैंने उसको फोन किया। आज उसकी आवाज में कुछ अलग सा डर दिखाई दे रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसने मूर्तियां बनाना बंद कर दिया है। अब मेरे लिए मेरी ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैंने उसको पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया। वो कहता है कि नहीं, अब मैं मूर्ति नहीं बनाता। यहाँ इस गांव में अब कोई मूर्ति नहीं बनाता, तुम और किसी से बात कर लो अर्श। मैंने फोन काट दिया और अपने दोस्त को बोला कि शायद मूर्ति नहीं मिली। पर रह रहे के पता नहीं क्यों ये बात मुझे खाए जा रही थी। मैंने वापस से अपने उस दोस्त को फोन मिलाया रात के वही करीब 10:30 के आसपास। उसने फोन उठाते ही बोला, क्यों मुझे बार बार मूर्ति के लिए फोन कर रहे हो यार? जब मैं नहीं बनाता हूं तो तुम क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मैंने उसको कहा कि मैं तो तुमसे सिर्फ बात करने के लिए फोन मिला रहा हूं, क्या हो गया है? वो कहता है कि किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सब मरेंगे एक साथ। मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया है, तुम मुझे बता सकते हो? उसने फोन रख दिया या शायद फोन कट गया। 5 दिन बीत गए थे और मेरा दिल अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरे दोस्त ने, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो इस तरीके से फोन काट रहा है। करीब 3 दिन बीत जाते हैं और मेरे पास वापस से मेरे उसी दोस्त का फोन आता है जो एक मूर्तिकार था। मुझसे फोन पर वो कहता है कि अरे सॉरी भाई यार, वो मैं परेशान चल रहा था, बताओ कौन सी मूर्ति बनानी है, सब बन जाएगी। अचानक से वो मूर्ति के लिए राजी हो गया। मैंने उसको बोला कि एक शिव परिवार की मूर्ति बनानी है और मार्बल में होनी चाहिए। अगर वो अच्छी सी बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे दोस्त को चाहिए। वो ओके कर देता है और मैं उसको पैसे भेज देता हूँ। करीबन 2 हफ्ते के बाद वो मूर्ति आती है और मैं अपने दोस्त को उसे दे देता हूँ। 3 दिन और बीतते हैं। मेरे पास मेरे उस दोस्त का फोन आता है जिसने ये मूर्ति खरीदी होती है और वो मुझसे रोते रोते कहता है कि उसके बच्चे ने, जो कि 11 साल के आसपास का था, उसने आत्महत्या कर ली है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जिस तरीके से बता रहा था वो तरीके से मैंने कभी उसे बात करते हुए सुना नहीं था। मेरा दोस्त कहता है कि उसने मंदिर में जो शिव परिवार रखे थे उनके पैरों पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दी। 11 साल के बच्चे को कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं हो सकता कि वो सर पटक कर अपनी जान देने पर आतुर हो जाए। मैं भागते हुए सीधा उसके घर गया और मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो दोस्त है वो खड़ा हुआ रो रहा है और उसकी वाइफ वहीं पर खड़ी है। दरअसल मंदिर में ये सब काम होना एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैंने उसको पूछा भी कि और क्या क्या हरकत हुई है इस घर में। वो कहता है कि जिस दिन से इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है उस दिन से यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 3 दिन ही हुए हैं और ऐसी ऐसी हरकतें। वो बताता है कि उसकी वाइफ यहाँ तक फंदे पर लटक गई थी और उसको खुद को नहीं पता था कि वो फांसी लगाने वाली है। मुझे होश आया और वो एकदम से नॉर्मल हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। खैर उसके बच्चे को हटाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर्स वगैरह भी आए लेकिन किसी को किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला। अब एक बच्चे से किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी? यह तो उसका इकलौता बच्चा था। खैर उस मंदिर को मैंने फिर से प्राण प्रतिष्ठित करवाया अपने तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मंदिर में अच्छी तरीके से स्थापना नहीं कराते भगवान की, तो वो मंत्रोच्चारण जो हम मंदिर में करते हैं या वो आरती जो हम मंदिर में करते हैं वो कोई और रूप ले लेती है और जिससे शायद घर में मौत होना बहुत आम सी बात है। खैर वहां की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ सही रहा 10 दिन तक। 10 दिन के बाद मेरे दोस्त की वाइफ ने मुझे फोन किया और वो कहती है कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। 2 हफ्ते के अंदर 2 मौतें, वो भी मेरे सामने। मैं जब वहां जाता हूं तो क्या देखता हूं कि उसकी वाइफ
अपने पति के सामने बैठी हुई है, कई लोगों की भीड़ लगी हुई है और उसकी वाइफ के हाथ में एक बड़ा सा नाइफ है। शायद वो कोई मटन काटने वाला नाइफ होगा या कोई एक बहुत बड़ा सा चाकू। मैं क्या देखता हूं कि मेरा दोस्त अपना पेट पकड़कर मुंह नीचे करके उसके सामने बैठा हुआ है और उस नाइफ पर पूरा खून लगा हुआ है। सारे लोग घेर कर खड़े हैं और पुलिस भी वहीं पर है, लेकिन उसकी वाइफ मुझे फोन करके ये क्यों कह रही है कि उसको कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली, पर उसकी वाइफ ने वो नाइफ पकड़ रखा था। उस हिसाब से तो खूनी तो उसकी वाइफ हुई ना, ऐसा ही था शायद। उसकी वाइफ ही वो खूनी थी। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। मैं वहां पर अपने रुद्राक्ष के जरिए ध्यान मंत्र का प्रयोग करता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मुझे दिखता है तो बस वहां का मंदिर, और ये मौत भी उसी मंदिर के सामने हुई होती है। मुझे ऐसा लगा कि इस घर के जो ग्रह देवता है वो बहुत ज्यादा अशांत है। खैर, मेरे दोस्त की फैमिली में और कोई था भी नहीं और लास्ट कॉल मुझे किया गया था, इस वजह से कई बार पूछताछ हुई मुझसे। मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स में भी चेक हुआ और तब तक के लिए मुझे उस शहर से ना जाने के लिए बोल दिया गया। मैं करीब 1 महीने तक उस शहर में रहा जब तक कि ये केस क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। 1 महीने बाद खबर मिलती है कि उसका घर किसी और को दे दिया गया है। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन इस तरह का खून देखने के बाद मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे। मैंने अपनी अलग अलग विद्याओं के जरिए उस चीज का पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार मुझे उस घर का वो मंदिर दिखता जहां पर शिव परिवार प्यारे से बैठे हुए हैं। करीब 3 महीने बीत जाते हैं और मैं इस बात को बहुत ज्यादा भूल जाता हूं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बस मुझे याद रहता है तो मेरे दोस्त की चंद यादें जो उसने मेरे साथ बिताई, और वो मूर्ति जो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी मुझे कहीं ना कहीं। थोड़े दिनों में फिर से टेलीविजन पर एक न्यूज आती है कि उस घर में जो बूढ़ा और बूढ़ी रहने गए थे, उन्होंने मंदिर का सिंदूर खाकर अपने आप को आग से जला दिया है और वो दोनों उसी मंदिर के अंदर जलकर मर चुके हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में यह आया कि वो सिंदूर खा चुके थे मरने से पहले। अब ऐसी मौतें जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी आता है कि ये एक जो क्लू मुझे बार बार मिल रहा है, आखिर ये मंदिर, इसका रहस्य क्या हो सकता है। इसके रहस्य को जानने के लिए मुझे लग रहा था कि मैं उस घर में दोबारा जाऊं, पर अब उस घर को परमानेंटली सील कर दिया गया था और उस घर में वो जो मूर्ति थी शायद वहीं पर थी। मेरे गुरु ने शिक्षा देते समय मुझे हमेशा एक चीज कही थी कि यदि प्रॉब्लम को समझना है तो उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी होता है। मैंने फिर से ध्यान किया और इस बार ये बात मुझे खटक गई। मुझे याद आया कि मैंने जब अपने उस मूर्तिकार दोस्त से बोला था कि मुझे मूर्ति चाहिए, तो पहले उसने मना कर दिया था और दूसरी बार में उसने मूर्ति भेजी थी। तो हो ना हो, अगर घर में कोई दिक्कत नहीं है तो उस मूर्ति में जरूर कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। मैंने तुरंत अपने उस दोस्त को फोन किया और उसने बड़े ही हंसते हुए कहा, अरे अर्श, इतने दिनों बाद कैसे हो भाई, सब ठीक है? मैंने उसको पूछा कि तुमने जो मूर्ति दी थी उसे कैसे बनाया था? अरे वो कैसे बनाऊंगा मैं, जैसे बनाते हैं। मैंने उसको बोला कि मैं उसके पास आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो मूर्ति कैसे बनाता है और वो मूर्ति असल में उसे मिली कहां से। तो मुझसे कहता है कि अरे मैं तो यार मूर्तियां ले आता हूं जाके और उसे उकेर देता हूं, उसे बना देता हूं, उस पर कलर कर देता हूं, बस मेरा यही काम है। तो मैंने उसको पूछा कि तो फिर असली में जो मूर्ति का मॉडल होता है वो तैयार कौन करता है? तो उसने बोला कि अरे घोष बाबू है, यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो तैयार करते हैं ये मॉडल को। मेरा दिमाग बार बार खटक रहा था कि मैं इस केस की छानबीन बहुत ज्यादा डेप्थ में करूं। मैंने उसको बोला कि तुम जहां पर भी हो वहीं पे रहना, शायद तुम्हारे लिए कुछ खतरा हो सकता है। मैंने उसको ये बात सिर्फ इसलिए बोली कि ताकि वो उस शहर को छोड़ के ना जाए, पर मुझे क्या पता था कि कभी कभी मेरी कही हुई बात इतनी ज्यादा सच निकल जाएगी कि इंसान ही ना रहे। जब मैं उस गांव में जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा वो दोस्त जिससे 1 रात पहले मैंने बात करी थी, वो अपनी ही मूर्तियों के बीच फंस कर मर गया है। बड़ी अजीब तरीके से वो मौत थी। उसने शायद कोई अधूरी सी मूर्ति बनाई होगी और वो मूर्ति कुछ इस प्रकार से थी कि उसने हाथ से किसी को पकड़ रखा है। लेट्स सपोज, आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बड़ी सी मूर्ति है, उस मूर्ति ने अपना हाथ आगे किया हुआ है किसी का गला पकड़ने के लिए, पर वो मूर्ति का सिर्फ मॉडल था,
उसके हाथ से चिपका हुआ मेरे दोस्त का गला था और उसका पूरा शरीर वहीं पर लटक चुका था। मूर्ति थी वही करीब 10 से 20 फीट की और मेरा दोस्त उतनी ऊपर उसके हाथ में लटका हुआ था। बड़ा ही ताज्जुब हो रहा था ये देख के कि आखिर ये इतने ऊपर गया तो गया कैसे। चलो सीढ़ी लगाकर चला भी गया तो उसके हाथ का जो पंजा खुला था इस मूर्ति का, उसमें इसने अपना गला कैसे फंसा लिया और एकदम इसी के गले के शेप जैसा वो चीज कैसे हो सकती है। मैंने देखा कि उसकी लाश ऊपर लटक रही थी और जमीन पर शायद खून की कुछ बूंदें थी जो मूर्ति में हुए कलर के साथ धीरे धीरे मिक्स हो रही थी। मैं जितनी देर में ये सब चीजें देखता हूँ, अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि उस मूर्ति के पैर के पीछे मेरा जो दोस्त मर चुका है उसकी आत्मा खड़ी है। वो सिर्फ अपने चेहरे को जोर से हिला रही थी और किसी चीज के लिए मुझसे मना कर रही थी। कल्पनाएं कभी कभी हमारी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जो कभी हमारे दिल से जाती नहीं है। किसी इंसान को कोई ऐसी चीज दे देना जिससे हजारों मौतें होने लगे, ये कोई आम सी बात नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि उसे एक भगवान की मूर्ति चाहिए और मैंने अपने एक मूर्तिकार दोस्त से वो भगवान की मूर्ति लेकर सीधा अपने दोस्त को दे दी। उसके बाद से पहले तो उसका बच्चा जो कि मंदिर में अपना सर पटक पटक कर मर गया और उसके बाद वो खुद जो अपनी बीबी के सामने एक चाकू को पेट में घोंप कर खुद ही मर गया। आखिरकार इन सब के पीछे क्या वजह रही होगी जो वो उसी मंदिर के सामने एक एक करके मर रहे थे। कुछ समय के बाद जब ये केस क्लोज हुआ और उसके बाद मुझे बाहर जाने का मौका पुलिस ने दिया, क्योंकि मैं इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उनका कॉल मेरे पास आता था। इस वजह से पुलिस ने मुझे 1 महीना रोक के रखा था। 1 महीना खत्म होने के बाद करीब 2 महीने और बीत गए। इस बात को मैं भूल सा गया, लेकिन उसके बाद जब मेरे गुरु की दी हुई नसीहत काम आई और उन्होंने कहा कि यदि किसी समस्या का हल ढूंढना है तो उसकी तह तक जाना चाहिए, उसकी गहराई में देखना चाहिए, मैंने भी वही काम किया। मैंने वापस से उसी मूर्तिकार दोस्त को फोन किया और उससे पूछा कि आखिरकार क्या था उस मूर्ति में। उसने कहा कि वो सिर्फ मूर्तियों को कार्व करता है, असल में वो मूर्तियां कहीं और से लाता है जो घोष बाबू की दुकान है। मैंने उसको बोला कि वो अपने घर से कहीं ना जाए, मैं अगली सुबह पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही मैं अगली सुबह पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा दोस्त जो मूर्तिकार था उसकी लाश करीबन 15 फीट मूर्ति के हाथ में फंसी हुई है, ऐसे जैसे उस 15 फीट की मूर्ति ने मेरे दोस्त को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। उसका खून उसके गले से रिस रहा था और जमीन पर शायद उस कलर के साथ मिक्स हो रहा था, लेकिन उस 15 फीट की मूर्ति के पीछे मेरे दोस्त की आत्मा मुझे दिखती है जो मुझसे शायद कुछ मना कर रही होती है। सवालों को जानने के सिलसिले में जब मैं और ज्यादा इसकी तह तक गया तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त 1 रात पहले ही एक मूर्ति को बनाने के पीछे पागल हो गया था और उसने वो मूर्ति पूरी बना भी ली थी। पर अचानक से जितने भी वर्कर वहां पर काम कर रहे थे, मेरे दोस्त ने सारे वर्करों को घर भेज दिया और बोला कि कोई भी नहीं आएगा सुबह तक, क्योंकि वो अपनी सबसे बेस्ट इमेजिनेशन पे काम कर रहा है। और उसकी सबसे बेस्ट इमेजिनेशन थी माँ काली की एक मूर्ति, शायद 15 फीट की, लेकिन ये मूर्ति अभी तक कंप्लीट हो नहीं पाई थी और उसकी मौत इसी मूर्ति के हाथों हो गई। बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात थी। यहां से मेरा ध्यान हटता तो मेरा ध्यान घोष बाबू की तरफ जाता, जो शायद इस बात की पुष्टि कर पाते कि आखिर हुआ क्या था। मैंने गांव वालों से पूछा कि कोई वो घोष बाबू को जानते हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, तो गांव वालों ने बिल्कुल कहा कि उनका तो इलाज चल रहा है और बड़ा अजीब तरीके से इलाज चल रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है उन्हें, तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी तरह की प्रेत बाधा है। ऐसा लोगों का मानना है कि वो बहुत ज्यादा किसी भूत या प्रेतों से घिरे रहते हैं। मैंने तुरंत उस जगह का पता लिया और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करने के बाद सीधा घोष बाबू के घर चला गया, ये देखने के लिए कि वहां पर सच में कोई प्रेत बाधा है या फिर ये महज एक ढोंग है या दिमाग का एक वहम है। घोष बाबू के घर में जब जाता हूं तो वहां का नजारा कुछ ज्यादा ही भयानक होता है। मैं क्या देखता हूं कि घोष बाबू के घर में करीब 5 मुस्लिम इंसान बैठे हुए हैं। कई सारे लोगों की भीड़ जमा है, ऐसे जैसे वो कोई
प्रदर्शनी टाइप की लगी हो और वो पांचों इंसान कोई कलमे या कोई आयत का उच्चारण कर रहे हैं लगातार। वो घोष बाबू वहीं पर बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी एक वाइफ और उनका एक भाई भी था। मैंने क्या देखा कि घोष बाबू पूरी तरीके से अजीब सा रिएक्शन देने लगे हैं कलमा पढ़ते ही। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ऐसे जैसे हम ठीक फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही। जैसे जैसे कलमे बढ़ते जा रहे थे, घोष बाबू का चिल्लाना उतना ही ज्यादा होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं हॉल के अंदर एंटर करता हूं, मैं क्या देखता हूं, घोष बाबू एकदम शांत हो जाते हैं और वो एक दबी सी आवाज में कहते हैं, आओ हर्ष, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम भी कोशिश करो। बड़ा अजीब लगा मुझे ये देखकर कि घोष बाबू को मेरे बारे में कैसे पता था। उन सारे आलिमों ने मेरी तरफ देखा जो वहां पर उसे ठीक करने आए थे और मुझसे पूछने लगे कि मेरा नाम क्या है। मैंने उनको बताया कि मेरा नाम अर्श है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं मुंबई से आया हूं। इससे पहले मैं कुछ और आगे बोलता, घोष बाबू ने मेरे आगे की बात पूरी कर दी। हाँ, तुम कानपुर से आए हो और तुमने अपने दोस्त को मरा हुआ देखा। कितने अंतिम संस्कार करोगे? मजा नहीं आया क्या इतने अंतिम संस्कार देखकर? बोलो। सारे लोग अब मेरी तरफ देखने लगे और ऐसे जैसे मैं उस पूरी कड़ी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा हूं। मैंने तो सबको बताया कि मैं इन्हें पहली बार देखने आया हूं, मेरा इनसे कभी कोई वास्ता नहीं था। आखिर ये है कौन? मुझे उन्हीं के घर में काम करने वाले एक नौकर ने बताया, साहब ये पिछले कई दिनों से बीमार है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं, इनको मूर्तियां बनाने का शौक है। ये मूर्तियां बनाते थे और अचानक से एक दिन रात को अपने घर की छत पर गए और बोला कि मेरी मूर्ति पूरी हो गई, मेरी मूर्ति पूरी हो गई, और उसके बाद ये वहां से कूद गए। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इनके पैरों में बिल्कुल भी चोट नहीं आई। ये वहां से खड़े हुए और फिर से अपने घर के अंदर चले गए। अब मैं गरीब आदमी, मैं बाहर यहाँ के इनके दिए हुए जगह पर रहता था। मैंने देखा कि ये करीब 3-4 बार छत से कूदे हैं और इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं जब इनसे पूछ रहा था कि घोष बाबू क्या हुआ, घोष बाबू बता दो, तो इनका हमेशा कहना था कि मेरे घर कोई नहीं आएगा। 2 दिन बाद इनकी माँ जी आई इनके घर में और अंदर रहने आई। रात को इनके माँ जी के चिल्लाने की आवाज आने लगी जोर जोर से। मैं भागते हुए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि इनकी माँ बैठी हुई है और उनके गले में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। मैंने उनसे पूछा भी कि माँ जी आखिर आपको हुआ क्या है, तो वो कहती हैं कि किसी ने मेरा गला पकड़ा, किसी मूर्ति ने मेरा गला पकड़ा। उनके नौकर ने जो बताया वो मेरे समझ के बिल्कुल परे था कि किसी मूर्ति ने गला पकड़ा। मैंने उनसे पूछा कि क्या स्पेसिफिक मूर्ति थी, तो उसके नौकर ने जो बात बताई वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। उसका नौकर कहता है, साहब अब मैं इतना नहीं जानता, लेकिन एक रात मैं इनके घर आया कुछ सब्जी देने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि इनका एक कमरा जहाँ पर ये काम करता रहा वो खुला था। हम वहां गए तो हम क्या देखते हैं कि एक औरत है, वो जिंदा है, लेकिन वो औरत पूरी मिट्टी की है। वो औरत नहीं, वो शैतान रहे, शैतान थी वो। उसने जिस तरह की सारी बातें बताई, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर कोई मूर्ति जिंदा कैसे हो सकती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मूर्ति अपने में एक प्राण प्रतिष्ठित हो जाए और वो लोगों को मारने लगे इस तरीके से। फिर मैंने उससे पूछा कि घोष बाबू इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये पोजेस टाइप के हो गए, इनको किसी का श्राप लग गया है या फिर ये कितने दिन से चल रहा है ये सारी चीजें। तो उस नौकर ने कहा, क्या बताएं साहब, ये जब हरकतें बढ़ गई तो ये कभी कभी हमारे पास आते और बोलते कि हमारी रचना देखो, हमारी रचना देखो, हमने कुछ बनाया, हमने कुछ बनाया। हम जब इनके साथ जाते तो हम देखते कि वहां पर कुछ भी नहीं है, और अगर हम साहब से मना कर देते कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई रचना नहीं है, तो ये हमारा गला पकड़ लेते, ये हमको मारने तक लगते। हमें लगा जरूर कोई ना कोई बात है और हमने फिर अपने लोगों को बुलाया। उन्होंने ही इन बाबाओं को बुलाया है ताकि ये इसको सही कर सके। ये अब घोष बाबू इंसान नहीं रहे, अब इनके अंदर कुछ और ही है। साहब आप भी दूर रहो इन सब चीजों से। मैं इन सब चीजों से दूर कैसे रहता, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में और ज्यादा सच्चाई पता करनी थी। दूर रहने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं सीधा उन इंसानों के बीच में चला गया और जहां घोष बाबू बैठे थे वहां बैठकर पूछने लगा, घोष बाबू एक सवाल का जवाब देंगे आप? घोष, जो कि बहुत ही सुलझे हुए कैरेक्टर का इंसान था, इस समय उसके सर पर खून सवार था। वो मुझसे कहता है, क्या ही सवाल पूछेगा तू मुझसे, पूछ। घोष बाबू तुम्हारी मौत कैसे हुई?
मुझे ये जानना है। मेरा ये सवाल पूछते ही जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब मेरी तरफ देखने लगे। वहां के बैठे हुए जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? एक जिंदा इंसान से ये पूछना कि तुम मर चुके हो, ये कैसा सवाल है? अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो बहुत अलग था। मैं उस आत्मा के बारे में पूछना चाह रहा था। दरअसल घोष बाबू पॉजेस नहीं थे, इसीलिए उनके साथ कुछ हो नहीं रहा था। उनको एक छोटे से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो एक पोजीशन है भी या फिर नहीं। कई बार हम आवेश में आकर एग्जॉर्सिज्म कर तो देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में एक मेंटल केस होता है। पर यहाँ पर एक आत्मा का भी जुड़ाव था, एक आत्मा भी थी। मैंने सारे गांव वालों को यह आश्वस्त किया कि आप मुझे एक दिन के लिए घोष बाबू से बात करने दें। मैं कोशिश करूंगा इन्हें सही करने की, अगर ये पांचों भी ना कर पाए। वो पांचों मुस्लिम मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैंने इतनी बड़ी चीज को हाँ कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब आपका गुरु बलवान होता है तो चेला अपने आप पहलवान होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर था और मुझे लग रहा था कि मैं इस केस को कहीं ना कहीं से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि घोष बाबू पोजेस नहीं थे। घोष बाबू शायद इमोशनली ट्रॉमेटाइज थे, जिसकी वजह से वो एक ऐसे धुन में चले गए थे, एक ऐसी ट्रांस में चले गए थे जो शायद उन्हें पोजेस होने तक मजबूर कर दे। इसके बाद मैंने गांव वालों से ये प्रॉपर रिटन में उनको लिख कर दिया कि मैं घोष बाबू को ठीक करके रहूंगा, बस मुझे इस रात घोष बाबू के साथ अकेले छोड़ दो। बहुत ही अजीब हुआ कि घोष बाबू भी बिल्कुल शांत हो गए। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई सुपरनैचुरल रीजन नहीं है। इस घर में कुछ सुपरनैचुरल है जो सामने नहीं आ रहा। सबके जाने के बाद मैंने घोष बाबू से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, मौत कैसे हुई? शायद जितने लिसनर होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों पूछ रहा हूं कि मौत कैसे हुई, मौत कैसे हुई। दरअसल मेरा सारा मोटिव घोष बाबू की कल्पना जो जीवित हो गई थी उसके बारे में जानने का था। कल्पनाओं की सच्चाई को सच में जानने के लिए मैं जब अपने मूर्तिकार दोस्त के मरने के बाद घोष बाबू के घर में गया तो समझ में आया कि यहाँ पर चीजें कुछ और ही हैं। मेरा दोस्त जिस तरीके से मरा था, जिस तरीके से उसके गले को एक 15 फीट की मूर्ति ने जकड़ रखा था, ऐसे जैसे वो उसी के लिए बनी हो। और मेरे दोस्त की आत्मा का मुझे देखकर मना करना कि मैं जहां जा रहा हूं शायद वहां ना जाऊं। लेकिन मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूं, मैं क्या देखता हूं कि 10-5 आलिम जो घोष बाबू को एक साथ घेर कर बैठे हुए हैं और कई सारे गांव वाले उसे देख रहे हैं। उसका एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरे बारे में सब कुछ बता रहा होता है। मैं समझ जाता हूं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उससे एक आत्मा करा रही है, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से पोजेस नहीं है। मैं गांव वालों को ये आश्वस्त करता हूं कि जो भी होगा मैं अपने रिस्क पर इसे देखूंगा, बस एक रात मुझे घोष बाबू के साथ आप अकेला छोड़ दो। मुझे इस घटना की तह तक जाना है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं और मैंने कई सारे ऐसे केसेस को सॉल्व किया है। मेरे गुरु का हाथ मेरे सर पर था, इसलिए मैं बेखौफ ये सब बोल गया। घोष बाबू वहां के थोड़े जाने माने इंसान थे, इसलिए लोगों ने उनकी सलामती के लिए मुझे चुना। मुझे नहीं पता कि क्यों, पर उन्होंने मुझे चुना। घोष बाबू के यहाँ काम करने वाले उस आदमी ने बताया कि वो मूर्तियां बनाता था और एक दिन उसने बोला कि उसकी रचना कंप्लीट हो गई है। वो छत से कई बार कूदता उठता, उसके बाद उसके बिहेवियर में एक एक करके चेंज आने लगा। गार्डन के जितने भी फूल थे वो सब सड़ने लगे। उसकी माँ एक दिन आई और वो बहुत परेशान होकर डर गई कि वहां पर क्या हुआ। उन्हें किसी मूर्ति ने जकड़ लिया था। मुझे इन सारी बातों के बारे में पता लगाना था। रात के करीब 3 बज रहे थे और घोष बाबू के साथ मैं अकेला उस घर में बैठा हुआ था। मैंने घोष बाबू से पूछा, घोष बाबू मुझे ये बताइए कि उसकी मौत कैसे हुई। ये सवाल मैंने जानबूझकर उनसे पूछा, क्योंकि जितनी भी चीजें चल रही थी वो सब घोष बाबू की कल्पना थी जो रियल हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। घोष बाबू बताते हैं कि उनका मूर्ति बनाने का बहुत शौक था। वो डर रहे थे बीच बीच में, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हमारी बातें कोई और नहीं सुनेगा। जब तक वो ये माने नहीं वो डरते ही रहे। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारी जो बातें होंगी वो कोई और सुन लेगा। उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया कौन,
लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई और सुन लेगा। इस वजह से मैंने उन्हें एक ऐसे कमरे में बैठाया जहां पर मैं और वो थे और सामने एक भगवान की मूर्ति थी। वो बार बार मेरे से बोलने लगे कि इस मूर्ति को ढक दो तो मैं बताऊंगा। मैंने उस मूर्ति को ढक दिया। घोष बाबू बताते हैं कि उन्हें मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। उन्हें अपनी मूर्तियां दुनिया के हर एक कोने में पहुंचानी थी और ये बताना था कि वो कितने बड़े शिल्पकार हैं, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा तो इसमें क्या बुराई है। वो बहुत सारी मिट्टी मंगाते और उसके बाद एक एक करके उससे मूर्तियां बनाते जाते और वो मॉडल्स को वो गांव से दूर थोड़ा भेजते ताकि उसको देखकर कोई और शिल्पकार अच्छी तरीके से एक नई मूर्ति बना सके। ऐसे ही पैटर्न हमेशा चलता रहता और घोष बाबू की जो मिट्टी की मूर्तियां रहती वो सब शायद एक मॉडल के तौर पर यूज हो जाती कहीं ना कहीं। लेकिन घोष बाबू ने बताया कि ये सिलसिला करीबन 1 साल पहले शुरू हुआ। उन्होंने बोला कि उन्होंने माता की एक मूर्ति बनाई और वो इतनी प्यारी थी कि शायद कोई भी उन्हें देख ले तो उनका दिल उस पर आ जाए। वो इतनी सुंदर मूर्ति बनी थी। मैंने उस मूर्ति के बारे में थोड़ी और डिटेल पूछी तो उसने बताया कि उसने तारा माँ के रेफरेंस को लेकर एक मूर्ति बनाई। दरअसल तारा माँ 10 महाविद्याओं जो कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, तंत्र की सुपीरियर गॉडेस होती हैं, उनमें से एक है माँ तारा। तो माँ तारा जो होती हैं वो तंत्र की बहुत प्रारंभिक देवी होती हैं। तारापीठ जो कि कोलकाता में है, वहां के शमशान में यही सारी क्रियाएं होती हैं माँ तारा के नाम पर। माँ तारा को साधने वाले साधक बहुत ही प्रकांड विद्वान बन जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और यहाँ जब मैंने उनसे पूछा कि आपने स्पेसिफिक माँ तारा को ही क्यों चुना, तो घोष बाबू बताते हैं कि क्योंकि वो बंगाल से थे और उनका वहां से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। इस वजह से जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्हें माता की बहुत ज्यादा याद आती थी और इसी याद के कारण उन्होंने एक मिट्टी से मूर्ति बनाई जो ठीक एक स्त्री के समान थी पर माँ तारा जैसी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आप अगर वो मुझे मूर्ति दिखा सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। घोष बाबू ने डरते हुए मुझसे बोला कि इस वक्त कोई भी उस मूर्ति को देख सकता है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा मतलब? जितनी देर में मैं घोष बाबू से कुछ पूछता मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ये चलने की आवाज बड़ी अजीब सी थी, ऐसे जैसे कोई प्लास्टिक का पुतला चल रहा हो। मेरे दिमाग में एकदम से चीजें खटकी क्योंकि वो घोष बाबू का घर ऐसा ही था कि वहां पर बहुत सारे मैनिक्विन्स थे, लेकिन वो सारे के सारे मिट्टी के पुतले थे जो घोष बाबू ने बनाए थे या कुछ अधूरे छोड़ दिए थे। लेकिन बाहर के हॉल से ये आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मूर्ति जीवंत हो गई हो। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वही तारा माँ है जिनकी आप बात बता रहे हो? उसने कहा कि अब वो मुझे आकर मारेंगी और मुझे पता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं गया और मैंने डायरेक्ट बाहर का जाकर गेट खोल दिया। गेट खोलते ही जो नजारा मेरी आंखों के सामने था मैं शायद उन्हें शब्दों में बयां ना कर पाऊं। मैं क्या देखता हूं कि एक बहुत सुंदर सी स्त्री है, बहुत खूबसूरत है देखने में और उसके कानों में कुंडल है, माथे पर एक छोटा सा मुकुट है, हाथ में एक खड्ग है और दूसरे हाथ में कपाल। देखने में बहुत ही सुंदर पर उतनी ही ज्यादा भयानक, ठीक माँ तारा का स्वरूप। मैंने तुरंत नमन किया उस मूर्ति को और जैसे ही मैंने उस मूर्ति को नमन किया मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर से कोई झकझोर कर मुझको चला गया हो, ऐसे जैसे वो मूर्ति मेरे आर पार हो गई हो। और जैसे ही मैंने पलट कर देखा मैं क्या देखता हूं कि वहां पर वो मूर्ति घोष बाबू के सीने पर पैर रखकर खड़ी थी। घोष बाबू बार बार मना कर रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो मूर्ति वहां पर पैर रखकर ही खड़ी थी। मैंने तुरंत तारा माँ के बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और जैसे ही मैंने तारा माँ के बीज मंत्रों का उच्चारण करा मैं क्या देखता हूं कि वो मूर्ति अचानक से पूरी मिट्टी में तब्दील हो गई। उनके मिट्टी में तब्दील होते ही घोष बाबू जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे कि मेरी कल्पना को इस तरह से मिट्टी में क्यों मिला दिया तुमने, आखिर ये क्यों कर दिया? मैं समझ नहीं पा रहा था कि घोष बाबू अपनी कल्पना से प्यार करते थे या घोष बाबू अपनी कल्पना से डरते थे। मैंने जब एक बार और फिर से सोचा तो मुझे समझ में आया कि तारा माँ के जो बीज मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करने से स्वयं तारा माता धरती पर आती हैं। ऐसा कहा जाता है यदि साधक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है
तो स्वयं माँ को बुला सकता है। शायद मेरे मंत्रों में इतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु ने बताया था कि उनके मंत्रों के उच्चारण करने के साथ साथ जितनी भी उनकी गणिकाएं होती हैं, गणिकाएं यानी कि माता के अंडर में जितनी भी अलग अलग यक्षिणियां होती हैं, वो सब के सब वहां से भाग जाती हैं। और मेरे दिमाग ने तुरंत इस बात को समझ लिया कि इनके घर में जो है वो शायद माता की कोई गणिका है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन दोबारा मेरे दिमाग में एक और बात आई कि माता की गणिकाएं तो सिर्फ तब आती हैं जब कोई मरा हुआ इंसान या फिर मरे हुए इंसान की राख वहां पर मौजूद हो। मैंने घोष बाबू से पूछा कि घोष बाबू, मुझे ये बताइए कि आप ये मिट्टी लाए तो लाए कहां से? मुझे जानना है, क्योंकि राख सिर्फ एक ही जरिए से इस घर में आ सकती है और वो है मिट्टी। घोष बाबू भी इस बात से बहुत ज्यादा चौंक गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले एक नई जगह से मिट्टी मंगवाई थी कई सारी, और उस मिट्टी से उन्होंने कई सारी मूर्तियां बनाई। उन मूर्तियों के मॉडल्स को उन्होंने अलग अलग लोगों को बेचना चाहा, पर किसी ने लिया नहीं। पर एक ने ले लिया, जो शायद मेरा दोस्त था, जो मूर्तिकार, जो मर चुका था। और उसकी क्या हालत हुई वो आप सभी को पता ही है। मैंने घोष बाबू से पूछा कि आपने वो मिट्टी मंगाई कहां से थी, तो उन्होंने एक पता दिया। मैंने उनसे कहा कि हो ना हो इन सारी चीजों का जड़ वो जगह है जहां से ये मिट्टी आई है। मैंने उस घर में आटा और दाल को लेकर तारा माँ का एक कवच बनाया, जो कि एक लाल कपड़े में बांधकर मैंने घोष बाबू को दे दिया और उनसे कहा कि ये कवच कुछ भी हो जाए अपनी बाजू से उतारना मत, और आपकी जो कल्पना है उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी वो कल्पनाएं भी भयानक हो सकती हैं। अगले दिन मैं और घोष बाबू सीधा उस जगह पर गए जहां से वो मिट्टी मंगाई गई थी। वहां के आम लोगों से पता करने पर यह पता चलता है कि जिस इंसान ने वो मिट्टी दी थी, वो इंसान अभी शायद मृत्यु लोक में पहुंच चुका है, यानी मर चुका है। उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई थी। उसने अपने ही घर में अपनी जान दे दी। जब और ज्यादा इस केस की स्टडी करी और उस घर में उस आदमी के पते के बारे में जाना, तो पता चला कि वो आदमी एक शमशान के पीछे रहता था, जहां पर शायद कई सारी ऐसी लाशों को फेंक दिया जाता था जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता था। तो ये आदमी उन लाशों के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल लेता था, उसको बेच देता था या जो भी होता था, और उन लाशों को दफना देता था। ये बहुत ही बुरा तरीके का इंसान था। मतलब लाश को किसी भी तरीके से लाना और उसको ठिकाने लगाना, यही इसका काम था। उसके अलावा पार्ट टाइम में वो वहां की मिट्टी, जिस जगह पर उस इंसान को दफनाया है, उस जगह की मिट्टी लेकर अलग अलग लोगों को देता था। सारी चीजें पता चली तो जब हम वहां पर पहुंचे जहां से ये मिट्टी लाई गई थी, उस जगह पर मैंने देखा कि बहुत सारी जगह खुदी हुई हैं। कुछ काम चल रहा था शायद वहां पर। मैंने पूछा भी, वहां के कुछ इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने बोला कि इस जगह को रेनोवेट करने के लिए बोल दिया गया है और अब ये जगह एक मॉल बनेगी। मैंने सब कुछ पता किया और जो ये जगह को ले रहा था उसको भी ये आगाह किया कि जहां पर आप ये जगह ले रहे हैं वो जगह बड़ी अजीब है, थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। फिर जब मैंने उस शमशान के पीछे ध्यान किया तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखी। कहा जाता है साधकों की असली शक्ति तब पता चलती है जब वो शमशान के अंदर होते हैं। शायद मेरे गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद काम कर गया और मैंने जब ये देखा कि घोष बाबू के घर में कौन सी मिट्टी गई है, तो पता चला कि एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारकर यहां पर गाड़ दिया गया था। लेकिन उस लड़की के गले में मां तारा का एक बहुत छोटा सा लॉकेट था। वो मां तारा की बहुत बड़ी साधिका थी जिसको मार दिया गया था, शायद उसकी खूबसूरती के चलते। बहुत ज्यादा दरिंदगी हुई थी उस लड़की के साथ में और मरने के बाद वो लड़की माता की गणिकाओं में शामिल हो गई। लेकिन जब उस मिट्टी को घोष बाबू को दिया गया और घोष बाबू ने पूरी जान लगाकर वो मूर्ति बनाई, तो ऐसा कहते हैं कि 2 साधकों के भाव, एक तो घोष बाबू जो कि तारा माँ को बहुत मानते थे और एक वो लड़की जो तारा माँ को बहुत मानती थी, इन दोनों के भाव आपस में मेल खा गए और मेल खाने की वजह से ये मिट्टी एक अलग तरीके से जीवंत हो गई। घोष बाबू की बनाई हुई कल्पना सच में जिंदा हो गई और उसके बाद से ये हादसे शुरू हो गए, क्योंकि यूनिवर्स के लॉ को चेंज कर ये सारी चीजें हो रही थी। इसलिए जितने भी इंपैक्ट होने थे वो सारे के सारे नेगेटिव सेंस में चले गए। इसके बाद मैंने घोष बाबू को बोला कि उस मिट्टी को प्रॉपर हमें तारापीठ में ही विसर्जित करना होगा, तभी जाकर ये सारी चीजें सही होंगी। हमने घोष बाबू के घर से सारी मिट्टी इकट्ठा करी और जितनी भी मूर्तियां बनाई थी उनको तोड़ा। उसके बाद
मिट्टी का पूरा ढेर लेकर मैं अपने दोस्त के यहाँ, जो वहां से करीब 40-50 किलोमीटर दूर रहता था, जो मर चुका था, उसके घर में पहुंचे और जितनी भी मूर्तियां थीं घोष बाबू से उसकी शिनाख्त करवाई और सारी मिट्टी की मूर्ति के जितने भी मॉडल्स थे उन सबको लेकर हम लोग तारापीठ पहुंचे। तारापीठ जाने पर हमने सारी मिट्टियों को एक साथ नदी में धीरे धीरे करके तारा माँ को अर्पित कर दिया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। घोष बाबू के घर में भी सब कुछ ठीक हो गया। घोष बाबू खुद ठीक हो गए। 2 दिन के बाद जब मैं घोष बाबू को लेकर उनके गांव पहुंचता हूं तो उनके गांव वाले बहुत खुश होते हैं इस बात को देखकर कि सब कुछ सही हो चुका है। और शायद सब कुछ सही हो चुका था। मेरा वो दोस्त जो मुंबई में मेरे साथ था, शायद उसके घर में भी वो मिट्टी की मूर्ति किसी तरीके से उसका अंश मेरे दोस्त के घर में पहुंच गया हो। क्योंकि मेरा जो दोस्त मूर्तिकार था वो तो मूर्तियां अपने हाथ से ही बनाता था, तो शायद उसने घोष बाबू द्वारा बनाई गई मूर्ति की मिट्टी को छू लिया होगा। और उसी मिट्टी को छूने से जब उसने मार्बल की एक और दूसरी मूर्ति बनाई जो शिव परिवार था, तो वो एक तरीके से पूरी श्रापित हो गई। और जब वो मार्बल की मूर्ति जिसमें मिट्टी के कुछ अंश भी शामिल थे मेरे दोस्त के घर में पहुंचे तो उसके घर में ये सारे हादसे होने शुरू हो गए। मैंने घोष बाबू से सारी चीजों को करके विदा लिया और उनसे बोला कि हमेशा वो तारा माँ का जाप करें। आज के टाइम पर घोष बाबू एक बहुत अच्छे साधक हैं। अब वो अपनी कल्पनाओं को माता के ध्यान में लगाते हैं। अब वो अपनी कल्पनाओं को कभी भी जीवंत नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो जीवंत कर देंगे तो शायद फिर से कोई लौट आए। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।